और आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो है पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर। हाँ, विशेष रूप से 2019 वाला मूल दस्तावेज और दिसंबर 2021 में जो अपडेट्स आए थे। सही कहा। इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि क्रिप्टो करेंसी को आम लोगों तक पहुंचाने का जो दावा पाई नेटवर्क कर रहा है, क्या वो सच में मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल जो हमारी स्रोत सामग्री उठाती है वो ये है कि क्या क्रिप्टो माइनिंग केवल बड़े सर्वर फार्म्स और कॉर्पोरेट्स तक सीमित रहनी चाहिए या फिर ये मोबाइल फोन के जरिए हर इंसान की पहुंच में हो सकती है। यही इस पूरे विषय की जान है। जो लोग ज्ञानवर्धन चाहते हैं या नई तकनीकों को सरलता से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि डिजिटल फाइनेंस का भविष्य कैसे बदल रहा है और इसमें एक आम इंसान की क्या भूमिका है। एकदम सही, क्योंकि तकनीक अक्सर इतनी जटिल हो जाती है कि आम लोग खुद को व्यवस्था से बाहर महसूस करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। पाई नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें पहली पीढ़ी की क्रिप्टो करेंसी की बात करनी होगी। मतलब बिटकॉइन की वर्तमान स्थिति को समझना होगा। हाँ, साल 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो स्रोत के मुताबिक कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने लैपटॉप से 50 बिटकॉइन माइन कर सकता था। वो दौर ही अलग था। लेकिन आज बिटकॉइन जिस तकनीक पर काम करता है उसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, और ये प्रूफ ऑफ वर्क बहुत भारी ऊर्जा मांगता है। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि बिटकॉइन माइनिंग में स्विट्जरलैंड जैसे पूरे देश के बराबर बिजली खर्च होती है। ये तो बाप रे, हाँ, ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। इसमें कंप्यूटरों को जटिल पहेलियां सुलझानी होती हैं। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, पहेलियां मुश्किल होती जाती हैं। और इसीलिए साधारण लैपटॉप काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। फिर पावरफुल मशीनें आई जिन्हें एसिक्स कहते हैं। ये इतनी महंगी हैं कि आम इंसान इन्हें खरीद ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सोने की खदान में शुरुआत में कोई भी एक साधारण फावड़ा लेकर सोना निकाल सकता था। बहुत सटीक उदाहरण है। लेकिन अब वहाँ केवल बड़ी बड़ी मशीनों वाली कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा है। आम इंसान के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं बची है। और इसी का नतीजा है शक्ति और संपत्ति का केंद्रीकरण। स्रोत सामग्री बताती है कि आज 87% बिटकॉइन केवल 1% लोगों के पास हैं। मतलब विकेंद्रीकरण का जो सपना था वो तो एक तरह से खत्म ही हो गया। तकनीक ने अनजाने में उसी वित्तीय असमानता को जन्म दे दिया जिसे सातोशी नाकामोटो खत्म करना चाहते थे। यही वजह है कि पाई नेटवर्क का प्रस्ताव सामने आता है। भारी ऊर्जा की समस्या से निकलते हुए पाई ये दावा करता है कि वो मोबाइल फोन से माइनिंग संभव बनाएगा। लेकिन फोन की बैटरी या डेटा खत्म किए बिना ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा तकनीकी दावा है। इसका जवाब स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर डेविड माजियरेस के रिसर्च में मिलता है। पाई नेटवर्क प्रूफ ऑफ वर्क की जगह स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जिसे SCP भी कहते हैं, है ना? हाँ, ये प्रोटोकॉल फेडरेटेड बाइजेंटीन एग्रीमेंट यानी FBA पर आधारित है। इसे एक पुरानी कंप्यूटर विज्ञान की समस्या से समझते हैं जिसे बाइजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, वो सेनापतियों वाली कहानी। बिल्कुल। मान लीजिए कई सेनापतियों ने अपनी सेना के साथ एक शहर को घेर रखा है। सबको एक साथ हमला करना है, लेकिन कुछ सेनापति गद्दार हो सकते हैं। तो वफादार सेनापति एक दूसरे पर कैसे भरोसा करे बिना किसी केंद्रीय नेता के? मतलब ये तय करना कि नेटवर्क में सच कौन बोल रहा है। सटीक। बिटकॉइन इस भरोसे को कायम करने के लिए कंप्यूटरों से भारी ऊर्जा जलवाता है, लेकिन पाई नेटवर्क में ऊर्जा की जगह ट्रस्ट ग्राफ का इस्तेमाल होता है। ट्रस्ट ग्राफ ये कैसे काम करता है? इसमें नेटवर्क के लोग एक दूसरे की प्रामाणिकता की गारंटी देते हैं। इसके लिए 4 भूमिकाएं हैं। पहली है पायोनियर। पायोनियर वो है जो इंसान होने का प्रमाण देता है। हाँ, जो हर 24 घंटे में पाई ऐप खोलकर एक बटन दबाता है। इससे साबित होता है कि वो इंसान है, बॉट नहीं। समझ गई। दूसरी भूमिका कंट्रीब्यूटर की है। ये व्यक्ति एक सिक्योरिटी सर्कल बनाता है जिसमें वो उन पायोनियर्स को जोड़ता है जिन पर वो व्यक्तिगत रूप से भरोसा करता है। अच्छा, तो ऐसे लाखों छोटे सिक्योरिटी सर्कल्स मिलकर वो बड़ा ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ बनाते होंगे। एकदम सही। तीसरी भूमिका एम्बेसडर की है, जो नए असली लोगों को जोड़ते हैं। और चौथी भूमिका नोड की है। नोड मतलब असली कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर चलाना। हाँ, जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम हैं वे अपने कंप्यूटर पर नोड चलाते हैं जो इस ट्रस्ट ग्राफ के आधार पर लेन देन को सुरक्षित करते हैं। लेकिन एक मिनट,
अगर कोई भी अपने फोन से सिर्फ एक बटन दबाकर माइनिंग कर सकता है, तो क्या लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? आपका मतलब है कि कोई सिस्टम को धोखा दे दे? हाँ, मतलब क्या कोई एक ही इंसान सैकड़ों नकली फोन या कंप्यूटर बॉट्स का इस्तेमाल करके ढेरों कॉइन्स नहीं बना सकता? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है सिक्योरिटी सर्कल्स का मनोविज्ञान। जब कोई हजारों नकली बॉट्स बनाता है तो वो उन्हें सिर्फ अपने ही छोटे से ग्रुप में वाउच कर सकता है। लेकिन कोई भी असली इंसान उन नकली खातों पर भरोसा नहीं करेगा, तो वे ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ से कट जाएंगे। अरे वाह! मतलब एल्गोरिदम उन नकली खातों के क्लस्टर को अलग-थलग देखकर तुरंत पहचान लेगा और उनके लेन-देन खारिज कर देगा। बिल्कुल। असली मुद्रा यहाँ ऊर्जा नहीं बल्कि इंसान का भरोसा है। ये तो हो गई सुरक्षा की बात, लेकिन जब कोई भी फोन से माइन कर सकता है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, इन कॉइन्स की वैल्यू कैसे बचेगी? आप पाई के इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रही हैं। हाँ, तो इस सब का मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार मेन नेट के लिए अधिकतम सप्लाई 100 बिलियन पाई तय की गई है। 100 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर लगता है। क्या ये बिटकॉइन की तरह दुर्लभ है? ये एक बहुत ही जायज तुलना है। बिटकॉइन ने 21 मिलियन की फिक्स सप्लाई बनाकर दुर्लभता तो पैदा की, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? लोग इसे खर्च करने के बजाय जमा करने लगे। बिल्कुल, वो है डिजिटल गोल्ड बन गया। पाई का मॉडल इस दुर्लभता और आम इंसान की पहुंच के बीच एक संतुलन बनाता है। दुनिया की आबादी लगभग 8 बिलियन है। अगर इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाना है तो इतनी सप्लाई जरूरी है। तो ये सिर्फ जमा करने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए है। और ये 100 बिलियन एकदम से नहीं आ रहे हैं। पाई में भी हाल्विंग का नियम लागू है। शुरुआत में जब भी नेटवर्क 10 गुना बढ़ता था तो माइनिंग रेट आधा हो जाता था। मतलब जो जल्दी जुड़े उन्हें जोखिम उठाने का ज्यादा इनाम मिला। सही। और इस 100 बिलियन में से 80% कम्युनिटी के लिए है, 65 बिलियन माइनिंग के लिए, 10 बिलियन इकोसिस्टम के लिए और 5 बिलियन लिक्विडिटी के लिए। और कोर टीम के लिए सिर्फ 20%। हाँ, और सबसे खास बात, व्हाइट पेपर स्पष्ट करता है कि पाई नेटवर्क कोई आईसीओ या क्राउड फंडिंग नहीं कर रहा है। यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। कॉइन्स होना एक बात है, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ होगा? स्रोत सामग्री मेननेट के नए माइनिंग फॉर्मूला की बात करती है। हाँ, मेननेट में अब माइनिंग से बटन दबाने के बारे में नहीं है, इसमें लॉकअप रिवॉर्ड्स शामिल किए गए हैं। मतलब अगर कोई अपने कॉइन्स को 3 साल तक के लिए लॉक कर दे तो उसे ज्यादा माइनिंग रेट मिलेगा। बिल्कुल, 200% तक का बूस्ट मिल सकता है। इससे बाजार में एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ती और स्थिरता आती है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि पाई ऐप्स का उपयोग करने और नोट चलाने के लिए भी रिवॉर्ड मिलते हैं। मुझे पाई स्टैक वाला हिस्सा सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगा। आप अटेंशन मार्केटप्लेस की बात कर रही हैं? हाँ, आज अमेरिका में एक व्यक्ति रोज 4000 से 10,000 विज्ञापन देखता है, जिसका उसे कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा है जैसे फेसबुक या गूगल के विज्ञापन मॉडल को पूरी तरह पलट देना। एकदम सही। आज के इंटरनेट में उपयोगकर्ता सिर्फ एक उत्पाद हैं, सारा मुनाफा टेक कंपनी को जाता है। लेकिन पाई के मॉडल में उपयोगकर्ता खुद अपने डेटा, अपने अटेंशन यानी ध्यान का किराया वसूल रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ एक और कॉइन नहीं है, ये एक पूरी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास है, जहां मूल्य असल इस्तेमाल से पैदा होता है, सट्टेबाजी से नहीं। और इसी में बार्टर मार्केटप्लेस भी आता है, जहां लोग कौशल और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इस विशाल अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया से कैसे सुरक्षित रखा जाए? स्रोत सामग्री में रोडमैप को 3 चरणों में बांटा गया है: बीटा, टेस्टनेट और मेननेट। और मेननेट के भी 2 हिस्से हैं, इनक्लोज्ड और ओपन। हाँ, एनक्लोज्ड नेटवर्क में एक फायरवॉल होता है जो इसे बाहरी एक्सचेंजों से काट देता है। लेकिन क्या ये एनक्लोज्ड नेटवर्क एक तरह से यूजर्स को कैद करने का तरीका नहीं है, ताकि लोग अपने कॉइन्स बेच ना सकें? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये फायरवॉल दरअसल निष्पक्षता के लिए है। निष्पक्षता कैसे? देखिए, अगर इसे तुरंत ओपन कर दिया जाए तो जो लोग पहले अपना KYC यानी नो योर कस्टमर पास कर लेंगे, वे बाजार पर हावी हो जाएंगे। ओहो, समझ गई। तो ये समय सबको बराबरी का मौका देने के लिए है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार लाखों लोगों को KYC पास करने का समय देने के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड रखा गया है। और ये असली इंसान की पहचान करने और उन नकली बॉट्स को पूरी तरह से हटाने का भी समय है। एकदम सही। जब पर्याप्त लोग KYC कर लेंगे और इकोसिस्टम परिपक्व हो जाएगा, तब ये फायरवॉल हटा लिया जाएगा और नेटवर्क ओपन हो जाएगा। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें
तो हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार पाई नेटवर्क ने महंगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग को हटा दिया है। और उसकी जगह मोबाइल फोनों और मानवीय भरोसे पर आधारित एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का खाका खींचा है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आज हमारे पास मौजूद सबसे कीमती संसाधन कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारा अपना ध्यान और भरोसा है। और पाए जैसी तकनीकें इन संसाधनों की ताकत वापस आम इंसान के हाथ में देने का दावा करती हैं। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। स्रोत सामग्री से प्रेरित होकर कोई जरा सोचे, अगर भविष्य की मुद्रा सोने या भारी कंप्यूटरों की ताकत पर नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से हमारे सामाजिक भरोसे और हमारे नेटवर्क की प्रामाणिकता पर आधारित हो जाए तो क्या होगा? ये तो पैसे की हमारी बुनियादी परिभाषा ही बदल देगा। बिल्कुल, कल्पना करने वाली बात है कि क्या भविष्य में इंसान का सामाजिक व्यवहार और उसकी विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगी। इस